हाँ जी बच्चों, आवाज़ आ रही है मेरी? हम्म, आ रही है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में कुछ जो भी पढ़ रहे थे वो तो देखेंगे, पहले ज़रा असाइनमेंट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है is created between two parallel charged plate as shown in figure. An electron enters the field symmetrically between the plates with a speed v naught equals to 4 into 10 to the power 3 meter per second. The length of each plate is L equals to 1 meter. Find the angle of deviation of the path of the electron as it comes out of the field. ठीक, तो mass of the electron is m equals to, तो ये कह रहे हैं कि डेविएशन कितना होगा, मतलब थीटा पूछा जा रहा था। एक प्रकार से पता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ही क्वेश्चन हो गया यार, सिंपल सा। इस डायरेक्शन में एक प्रकार से ये मान लीजिए आप कि जी इफेक्टिव है जिसकी वैल्यू है क्यू ई बाई एम। इलेक्ट्रॉन है या फिर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एक बार ये देख लेता हूँ। एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन है तो फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा, यानी कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ। तो इस डायरेक्शन में जी की वैल्यू ये है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल नेवर चेंज। तो ये वाला कंपोनेंट जो है वो अगर मैं वेलोसिटी v मान लेता हूँ तो एक इक्वेशन आ गई, v cos थीटा की वैल्यू v नॉट के बराबर होगी। ठीक है। अच्छा, l डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, तो मैं बोलूँगा टाइम जो होगा वो l अपॉन वी कॉस थीटा, यानी कि l अपॉन वी नॉट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ये पैरेलल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, तो l डिस्टेंस ट्रेवल करने में इतना टाइम लगेगा, इतने टाइम में कितनी वेलोसिटी आ जाएगी ये वाली। ये कंपोनेंट निकाल लेते हैं, मान लेते हैं ये कंपोनेंट वी वाई है, तो वी वाई बराबर u प्लस ए टी वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब y के अलॉन्ग। तो y के अलॉन्ग कितनी इनिशियल वेलोसिटी, 0, प्लस एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, ई बाई एम इंटू टाउ, टाउ इंटू टी, एल बाई वी नॉट। तो ये आंसर हो गया, ये आ गया वी वाई। तो वी वाई अगर मैं थीटा की बात करूं तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, वी वाई अपॉन वी एक्स। तो ये वैल्यू डाल देते हैं भाई। आज आपका टेस्ट था? अच्छा जी। आदित्य कुमार नारायण, लवन्या प्रोडिजी। लवन्या तेरे से बात हुई है शायद मेरी, तू वही है ना बेंगलोर वाला? उसका नाम यही था ना, लवन्या? अच्छा, अनन्या था। अच्छा ओके, नहीं तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया, चल कोई बात नहीं। वी वाई की वैल्यू है ई बाई एम एल बाई वी नॉट, और वी नॉट की वैल्यू तो भाई वी एक्स की वैल्यू तो वी नॉट ही रहेगी। तो ये है आंसर, इससे टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई। हाँ सर, अभी मैं क्लास 10 में हूँ सर, स्टार बैच जेई 2026 के बताओ सर प्लीज़। सर एनएससीपी में कितने मार्क्स आने चाहिए? मन एनएससीपी तू दे रहा है 11, मतलब अभी क्यों दे रहा है यार, 12th में दे। यार तूने पढ़ रखा है तो दे दे, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अ, अच्छे मार्क्स, मुझे तो याद भी नहीं है पैटर्न, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली चेंज हुआ है ना, याद नहीं आ रहा लास्ट ईयर क्या गया था। चलो खैर, अभी मैं इस पे ध्यान देते हैं हम लोग। सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, क्यू इस साइड, एम जी इस साइड, और टाइम पीरियड पूछा है भाई। तो मीन पोजीशन जो है उसको यूँ कह सकते हो कि जी इफेक्टिव, एक क्यू ई बाई एम और एक है जी, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, तो उस डायरेक्शन में ये पेंडुलम मीन पोजीशन पर होगा, उसके बाद ये ऑसिलेट करेगा। तो यही आंसर होना चाहिए क्योंकि 90 डिग्री पर है।
तो अगला क्वेश्चन है द पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q विल टच द इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा इफ़ इट्स वेलोसिटी v इज़ मोर देन। भाई यहाँ से यहाँ तक जाते हुए उसको फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये होगी और इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा इनटू क्यू कर दीजिए, इतना फोर्स लगेगा, यानी कि कांस्टेंट रिटार्डेशन से वो आगे भागेगा और वो रिटार्डेशन की वैल्यू ये होगी। तो डी डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसकी वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, ज़ीरो, जस्ट ज़ीरो। तो हम क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर माइनस 2as 2 सिग्मा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m इंटू डी। तो बच्चा यहाँ से आंसर आ जाता है 2 सिग्मा क्यू डी अपॉन, ये ऊपर और नीचे दोनों में 2 आ रहा है क्या, 2as, बिल्कुल सही बात है, 2 और 2 हो गया कैंसिल, तो सिर्फ बचा m एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद द लिनियर चार्ज डेंसिटी ऑन अपर हाफ ऑफ सेमी सर्कुलर सेक्शन ऑफ रिंग इज लैम्डा एंड दैट एट लोअर हाफ इज माइनस लैम्डा। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ द रिंग इज, यहाँ पर पूछ रहा है। तो भाई इसके कारण, इस प्लस के कारण तो इस साइड आएगी फील्ड, सॉरी इस साइड आएगी, और इस माइनस के कारण इस साइड आएगी, तो रिजल्टेंट किधर की ओर आएगा, अलॉन्ग ओ सी आना चाहिए। ठीक, चलिए लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था सॉलिड एंगल, अगर आपको याद हो, और मैं इस बात पर पहुंचा था कि इस सर्कल को एनवलप सरकमफेरेंस, जो सर्किल है इसकी सरकमफेरेंस से कोई भी शेप बना दीजिए, सबका सॉलिड एंगल सेम आएगा और उसकी वैल्यू 2π1 माइनस कॉस थीटा होगी। ये हमने लास्ट क्लास में बच्चों डिस्कस किया था। ठीक है ना, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, निकाल लेता हूँ मैं कहाँ पर था। वेव और एसएचएम पढ़ाओगे? हाँ पढ़ाऊँगा बेटा, बिल्कुल पढ़ाऊँगा, क्यों नहीं पढ़ाऊँगा यार, लेकिन कब पढ़ाऊँगा ये मुझे खुद भी नहीं पता। बस ऐसे चलता रहूँगा, जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा वैसे वैसे मैं यूट्यूब पर आकर के पढ़ाता रहूँगा। तो ये तो नहीं बता सकता कि कब तक ख़त्म होगा, लेकिन हाँ मैं कॉन्टीन्यूसली जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे आपकी क्लास लेता रहूँगा। ठीक है ना। चलिए एक इंटरेस्टिंग सा काम करते हैं सॉलिड एंगल को लेकर के। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सॉलिड एंगल के बारे में ढेर सारी बातें की थी, अगर आपको याद हो। मैं याद दिला भी देता हूँ क्योंकि मेरे पास वो पड़ा हुआ है। सर हमें क्लास 10 में सिलेबस ख़त्म करा दिया था, लेकिन उस टाइम कुछ समझ नहीं आया था। अभी वो सारे गैप फिल कर रहा हूँ। 11th की सारे गैप फिल कर दी है, 12th के कर रहा हूँ अब। मन पटेल, सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहे हो बेटा। तो लास्ट क्लास में हमने तमाम तरीके की बातें की थी, सॉलिड एंगल निकाले थे। अगर यहाँ पर एक पैच है, इस जगह एक पैच है, तो सॉलिड एंगल सी पर कितना बनाएगा। ठीक है ना, याद हो तो अपन ने इस पर चर्चा की थी, ये आंसर आया था। फिर हम लोगों ने ये वाली क्वेश्चन किया था जिसमें सर्किल जो है, सर्किल ये वाला इस पॉइंट ए पर कितना सॉलिड एंगल बना रहा है। फिर मैंने कहा था इस सर्कल को एनवेलप करती हुई कैसी भी सरफेस हो, क्योंकि सॉलिड एंगल सिर्फ सरकमफेरेंस पर डिपेंड करता है। तो सेम सरकमफेरेंस ये निकाला था अपन ने सॉलिड एंगल, सेम सरकमफेरेंस होते हुए जितने भी एनवेलप बनेंगे सबका सॉलिड एंगल ए पर सेम होगा, ये अपन ने बात की थी। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब जैसे किसी ने कहा कि बताइए कि एक हेमीस्फेयर सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, तो आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए हेमीस्फेयर के लिए, है ना, तो आंसर आ जाएगा। मतलब इस तरीके से आप वैल्यू डालते जाइए और आंसर आते जाएंगे। चलिए अब आपको इसका एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ, बड़ा ही शानदार, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, याद है आपको EFI ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, एक्सिस ऑफ अ डिस्क, ठीक, निकाली थी, कुछ आई थी, वो मैं एक और मेथड से आज निकालने जा रहा हूँ। ये मेथड आपका जानना ज़रूरी है बच्चों, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना, बड़ा मज़ा आएगा आपको, अच्छा लगेगा सॉलिड एंगल का ये फंडा देख करके। मान लेते हैं कोई पैच है DA, ठीक है, इस DA के कारण बच्चों इसकी एक्सिस पर जो फील्ड होगी, अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो इस डायरेक्शन में DE फील्ड होगी। इस पैच के कारण, अगर मैं पैच का नाम DA1 रखता हूँ, तो इस पैच के कारण DE1 फील्ड होगी और ये अल्फ़ा एंगल पर होगी। ठीक, अगर मैं बात करूँ कि इंटीग्रेशन कर दिया जाए, अगर इंटीग्रेशन किया जाए सारे पैच के कारण,
तो फील्ड के एक्सेस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इस पैच के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एग्जैक्टली अपोजिट एक ऐसा पैच होगा जो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल कर देगा। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि डी ई जो रिजल्टेंट है वो इंटीग्रल डी ई 1 cos अल्फ़ा के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, डी ई 1 कितना होगा, वो होगा के डी क्यू 1 अपॉन ये वाली डिस्टेंस r बोल देता हूँ अपॉन r स्क्वायर cos अल्फ़ा। ज़रा डी क्यू 1 की वैल्यू डाल दीजिए, क्या आती है। तो मैं बोलता हूँ के सिग्मा, सिग्मा बाहर आ जाएगा, के सिग्मा डी ए 1 cos अल्फ़ा अपॉन r स्क्वायर। ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था। ये डी ए है, डी ए का प्रोजेक्शन इसके परपेंडिकुलर अगर लेंगे तो ये है डी ए 1 का डायरेक्शन। तो डी ए 1 का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वही परपेंडिकुलर वाला प्रोजेक्शन होगा, परपेंडिकुलर वाला उसका कंपोनेंट होगा। और वो कितना होगा, अगर ये एंगल अल्फ़ा है बच्चों, तो मेरे ख्याल से डी ए परपेंडिकुलर डी ए कॉस अल्फ़ा ही होगा, डी ए 1 कॉस अल्फ़ा। ठीक, तो ये आ गया परपेंडिकुलर वाला एरिया, ये हो गया आर स्क्वायर। ये डेफिनेशन तो देखी देखी लग रही बच्चों, क्या नहीं लग रही। के सिग्मा मैं बताता हूँ डी ओमेगा। अब डी ओमेगा ये डिस्क जो है इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अगर ये एंगल थीटा है तो कितना सॉलिड एंगल फॉर्म कर रही है, वैल्यू डाल दीजिए सीधा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ये आ गया, और इसकी वैल्यू आ गई 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। लास्ट क्लास में बताई थी और कहा था याद भी रख लेना। तो ये वैल्यू आ जाती है बच्चों सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। और एक बार मैंने वापस से प्रूफ कर दिया कि फील्ड की वैल्यू एक डिस्क के कारण से एक्सेस पे कितनी होती है। अच्छा, मैंने कुछ बताया नहीं है, स्टार बैच के सिलेक्शन वाला टेस्ट देने को तैयार है। यार मैंने शायद तुमसे बोला था कि गूगल फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन में रहता है, उस लिंक को क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, है ना। अदरवाइज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ। एक है एमबी सर सपोर्ट और एक है हाँ एमबी सर सपोर्ट। एमबी सर सपोर्ट में आकर के मुझे तुम वो कर दो मैसेज, अपना नंबर वगैरह मैं करवा दूंगा। वर्दे एरोडो लेवल कृष्णा तहिलानी 100% एरोडो लेवल के ही होंगे, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ें बच्चों। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी, अगर आप समझ पाए हैं, चीज़ों को लिंक कर पाएँ। नहीं लिंक कर पाएँ तो आपके लिए कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, ये बात भी तय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम लोग। लास्ट क्लास में इनफाइनाइट शीट के कारण तो देख ही लिया था उसके पहले। अब अगला रिप्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं और वो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टर्म है जो फेमस है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कहलाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में। सर आप अनअकैडमी में सिर्फ एसआरजी बैच में पढ़ाते हैं क्या? हाँ भाई, मैं सिर्फ एसआरजी बैच में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं एज यूजुअल, जैसा मैं हमेशा करता हूँ, उसके बाद समझेंगे डिटेल में। तो दे आर द कर्व, दे आर कर्व्स ड्रॉन इन स्पेस, इन स्पेस tangent to which at any point gives the direction of electric field, direction of electric field at that point, at that point. They are curves drawn in space, tangent to which, drawn in space, tangent to which at any point gives
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो डायरेक्शन के बारे में ये बात आ गई। अब आते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में। एंड मैग्नीट्यूड of electric field is proportional to the number of field lines crossing unit cross sectional area, इसी का एक और नाम होता है, पता है? फील्ड क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी, ये भी इसका एक नाम है। ठीक है, तो कृष्णा सिंगवार, मम्मी पापा को बोलो इतनी एक्सपेक्टेशन मत लगाएं, कोई मतलब नहीं है, मेरे से बात कराओ मम्मी पापा की। एक्सपेक्टेशन लगाने से कुछ होता जाता थोड़ी ना, अपनी पढ़ाई करो बस मस्त हो करके। वो उनको एक्सपेक्ट करने दो यार, लाइफ में बहुत लोग तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, उससे फ़र्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी पापा जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्चुअल में तुम्हारे अच्छे फ्यूचर को ही सोच करके एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और तुम दुखी होगे, तुम डिप्रेस्ड होगे, तो वो भी तो नहीं मम्मी पापा चाहते हैं। तो दुखी और डिप्रेस्ड होना ही नहीं है, मस्ती से तैयारी करनी है। और एक बात ये भी जान लो कि मस्त होकर के जो पढ़ाई होती है उसमें जो आउटपुट आता है वो दुखी होकर के पढ़ाई करने में आउटपुट कभी नहीं आता, ये भी जान लो, है ना? खुश होकर के फ्रेश मूड से हमारा अच्छा रिजल्ट और अच्छी समझ बढ़ती है। तो मस्त होकर पढ़ाई करो, ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लिया करो। ठीक बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ज़रा एक बार देख लेते हैं, जो बताया है उसको समझ लेते हैं विद एग्जांपल। मान लीजिए किसी ने स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दी, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। ठीक है, अच्छा, तो मेरा कहना ये है, मेरी क्लास प्लस पर नहीं है बेटा, पुरानी वाली होंगी, अभी तो नहीं लेता हूँ। मान लेते हैं ये रीजन है ए और ये रीजन है बी, ध्यान से सुनना, और ये है पॉइंट सी। किसी ने पूछा पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, तो आप क्या करेंगे? क्या सीखा है हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये हो गया सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, अगर आप ए परपेंडिकुलर, क्रॉस सेक्शनल का मतलब परपेंडिकुलर एरिया, अगर ए परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो उसे डिवाइड कर दीजिए, अपने आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ए पर जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल वो A1 अगर मैं लेता हूँ और बी पर A2 लेता हूँ, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो दोनों केस में 3 है ना भाई? दोनों केस में सेम है, या फिर ये कह सकते हैं n बराबर 3। लेकिन एरिया n/A1 यहाँ पर फील्ड प्रोपोर्शनल होगी E1 पर, और E2 पर क्या होगी? n/A2। कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो जाहिर सी बात है A1 छोटा है, तो E1 विल बी ग्रेटर देन E2। ठीक, क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसी के बारे में मन पटेल बिल्कुल सही लिखा है, बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग ना आपके TOPS के लेक्चर देख रहा था सर, मैं डर गया। क्यों डर गया भाई? इसमें डरने की क्या बात है? ऐसा क्या मैंने उसमें आतंक काट दिया जो तू डर गया? वाह, ऐसा खूंखार तो नहीं पढ़ाता यार मैं, डर गया तू। अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों प्रॉपर्टीज़। बदनाम कर रहा है यार ये लड़का मेरे को, कहाँ प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है
टू इलेक्ट्रिक field lines can never intersect each other. बताइए क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है? इसका कोई जवाब है आपके पास? बताइए, कोई बताना चाहेगा? दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती हैं बताइए? आप डांट रहे थे वो भी AIR 30 को AIR 30 को डांट रहे थे इसलिए तुम डर गए। तो AIR 30 क्या, AIR 18 को भी तो डांट रहा था, उसके पहले वाला TOPS अगर देखता तो। दो डायरेक्शन नॉट पॉसिबल, टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, दो टेंजेंट आएंगे, बिल्कुल सही। तो इसका रीज़न होगा बिकॉज टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at one point is not possible. ठीक भाई, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें तुमको ये फील आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कट कर रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है? मान लीजिए ये Q चार्ज है, ये दूसरा Q चार्ज है, दोनों का चार्ज सेम है, ठीक, और मैग्नीट्यूड भी सेम है। इनके मिड पॉइंट पर बच्चों फील्ड बोलो कितनी होगी? इनके मिड पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी, जल्दी बताइए। 0 होगी, कंफर्म? अच्छा, मिड पॉइंट के लेफ्ट में चलूं तो फील्ड राइट में होगी, और राइट में चलूं तो फील्ड लेफ्ट में होगी। मिड पॉइंट के जस्ट ऊपर जाऊं तो फील्ड ऊपर होगी, और मिड पॉइंट से जस्ट नीचे जाऊं तो फील्ड नीचे होगी। ये वो पॉइंट है जहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसे पॉइंट को कई बार सिंगुलैरिटी बोला जाता है। देखो, कट करती हुई फील्ड लाइन महसूस हो रही कि नहीं हो रही हैं, है ना? तो बच्चों, इस पॉइंट A पर फील्ड लाइंस कट करती हुई अपीयर होती हैं। जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनफाइनाइट डायरेक्शन पॉसिबल है, मल्टीपल डायरेक्शन पॉसिबल है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। हालांकि इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी बोला जाता है, और सिंगुलैरिटी वो होते हैं जहाँ पर फिजिक्स के लॉ जो हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ वहाँ वैलिड नहीं हो पाती। जैसे टेंजेंट, तो टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे आप इस पॉइंट पर, ठीक है ना? तो इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिंगुलैरिटी कौन सा पॉइंट है? जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली 0 है, वो है सिंगुलैरिटी का पॉइंट। ना आप फील्ड लाइन डेंसिटी निकाल पाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना? तो इस कारण से इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी बोला जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना ज़रा, बड़ी इंटरेस्टिंग। सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नेवर फॉर्म। 11th में NSCP मन पटेल तभी देना चाहिए जब तुम 12th जो पढ़ रहे हो 11th में, उसको फिजिक्स पढ़ने से तुम्हारे बाकी के सब्जेक्ट डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अगर फिजिक्स पढ़ने से आपके बाकी के सब्जेक्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं तो NSCP 11th में नहीं देना चाहिए, ठीक? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। चलिए बताइए क्यों, कोई बता सकता है? कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। कोई बताना चाहे तो बताए, देखते हैं कौन बता सकता है।
कोई बताएगा? क्या करते हो यार, मैं तो सोच रहा था तुम बता दोगे। बताओ यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। वो मन पटेल ने बताया वर्क डन। ध्यान से सुनिएगा, सही बता रहे हैं। वर्क डन पाथ फंक्शन नहीं होता, सत्यम कुमार सिंह, शाबाश। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 होता है, वर्क डन। बहुत बढ़िया यार, तुम लोग तो बहुत होशियार लोग हुए। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसी डायरेक्शन में डीएल डिस्टेंस ट्रेवल करूँगा तो क्या होगा? लगातार 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 पॉजिटिव वर्क होता रहेगा, होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। यहाँ पर चार्ज मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ और वापस पहुँचूंगा तो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एल में अगर हर पॉइंट पर ई डॉट डी एल पॉजिटिव आया है तो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एल भी पॉजिटिव आएगा, जीरो के बराबर नहीं आएगा। पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? जबकि क्लोज्ड लूप में कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स कंजर्वेटिव होता है, इट मस्ट बी ज़ीरो। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर क्लोज लूप हुआ तो एक क्लोज लूप में उसका वर्क डन आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है और ज़रूरी भी है, बट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है इन एक जनरल स्टेटमेंट ने, ऐसे नहीं, जनरल स्टेटमेंट पूछूं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन फॉर्म अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती है क्लोज लूप, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल है, उसका जीता जागता एग्जाम्पल है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जाम्पल है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। इक्शु सर, आपने मुझे बताया ही नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट। क्या नहीं बताया? तेरे क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा बच्चा, बता दूंगा। टाइम नहीं मिला यार, उसके बाद से मैं बेंगलोर गया था ना, तो लगातार कॉन्टीन्यूसली काम 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 चल रहा था। तो इस कारण से बेटा अभी जैसे ही थोड़ा सा फ्री होऊंगा फिर मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आगे पढ़ेंगे बच्चा। जब हम इंड्यूस्ड ईएमआई पढ़ेंगे तब हम हमारे सिलेबस में है, खुशी की बात ये है, तो तब हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? सत्यम ने बता दिया है, प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, या फील्ड कह सकते हैं मोटा मोटा। चलिए अब अगले पॉइंट लिखने जा रहे हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नहीं इक्शु बेटा, तेरे से नाराज नहीं हूँ बच्चा, बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। सर आई फेस सम डाउट्स वाइल सॉल्विंग क्लास टेस्ट ऑफ फिजिक्स, कैन यू हेल्प मी प्लीज़ सर। क्लास टेस्ट किसके क्लास टेस्ट बेटा? मेरे क्लास टेस्ट। प्रयाग, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और infinity and terminate from at negative charge और at infinity। तो infinity पर प्रोड्यूस भी हो सकती है, infinity पर टर्मिनेट भी हो सकती है। तो जैसे कि ये प्लस चार्ज है ना बच्चों, तो इसकी फील्ड लाइंस जो है वो ऐसी होंगी। तो कोई कहेगा कि यार ये कहाँ टर्मिनेट हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे इन्फिनिटी पर। अगर ये माइनस क्यू होता और कोई आपसे पूछता ये कहाँ से आ रही हैं, तो आप बोलते इन्फिनिटी से। यस सर, एक्चुअली टेलीग्राम पर मिले थे कृष्ण तहलानी। बेटा दो तरीके के टेस्ट हैं मेरे। टेलीग्राम पर जो मिले थे वो पीडीएफ वाले मिले थे या मेरे ऐप वाला मिला था?
ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग at any charge should be proportional to या is proportional to modulus of that charge modulus of that charge। ठीक बच्चा, सही है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो किसी ने कहा कि यार ये जो है ना 1+Q1 है। सर एक्चुअली एलन के लास्ट ईयर के TNAS के शेयर सारे PDF में 400 पेजेस अप्रॉक्सीमेटली, ओरिजिनेट होने वाला फील्ड की रेट इन्फिनिटी होगी। ठीक है, अच्छा तुमको मिल गए थे TNAS के। TNAS लास्ट ईयर का TNAS का पेपर मैं नहीं बनाता था बेटा, मैंने नहीं बनाया। मैं TNAS पिछले 3 सालों से नहीं पढ़ा रहा था, वो झवर सर ने शायद बनाए होंगे, मुझे टीचर का एग्जैक्टली नहीं पता कौन पढ़ा रहा होगा लास्ट ईयर। तो ये है +Q, ये है -Q। पहले TNAS पढ़ाया है मैंने, लेकिन अभी रिसेंटली नहीं पढ़ाया। ये है +Q, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है बच्चों। ठीक, इस तरीके से ये नहीं आएगा, सॉरी। हाँ, इस तरीके से फील्ड लाइंस आ रही हैं। ठीक भाई, और एक और फील्ड लाइन है वो यहाँ पर है, ऐसे। अब आपसे पूछा गया है Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा। ये +Q1 है, ये -Q2 है। रेशियो कोई पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो बता दीजिए, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक, 7 8 9 10, ये 10 हो गई। ये गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गई। और वो वाली कितनी आई थी? 10, याद है ना भाई? तो 10:6। तो Q1/Q2 is 10/6। ठीक है भाई, Q1/Q2 is 10/6। तो बच्चों ये अच्छा, अमन कह रहा है ये कैसे बनाया, तो कैसे बनाया का तुम्हें मैं आगे चल करके भी पढ़ाऊँगा, उससे तुमको समझ में आ जाएगा किस तरीके से मैंने ये बनाया है। ठीक है, बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी प्रॉपर्टी देख लेते हैं फिर बताऊंगा। फील्ड के डिस्टरबेंस की वेलोसिटी c होती है। इक्शु सर, वन लास्ट थिंग, सॉरी, शुड आई कंटिन्यू रोटेशन ओनली या फिर ऑल्सो वॉच दिस लेक्चर एज वेल? इक्शु रोटेशन देखो बेटा तुम, है ना, ये नहीं तुम्हें देखना है, तो तुम क्लास में पढ़ो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ प्रॉपर्टी नंबर 5, इन ए NKC सर या PKR सर, किससे पढ़ूँ बेटा? दोनों अच्छे सर हैं, किसी से भी पढ़ लो। किसी भी सर को द्रोणाचार्य मान लो अपना, और जम करके मेहनत करके पढ़ाई करो, अच्छा ही होगा, निश्चिंत रहो, गुरु पर विश्वास रखो। और तुम्हारे ये दोनों गुरु महान गुरु हैं, है ना, बहुत अच्छे हैं। तो इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कॉन्टिन्यूअस कर्व। कौन से? मैथमेटिक्स वाले। बस इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूडिंग सोर्स एंड सिंक। वैसे चार्ज फ्री रीजन बोल दिया तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो हटा दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं।
चार्ज फ्री रीजन में। बताइए क्यों कॉन्टिन्यूस क्यों होगी, कोई बता सकता है आप लोगों में से? मजे से पढ़ो भाई, बताओ, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूस कर्व क्यों होते हैं चार्ज फ्री रीजन में, क्यों जरूरी है? प्रूफ है तुम्हारे पास? बताओ अगर प्रूफ है तो। कोई प्रूफ बता सकता है? चलिए बताता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए डिसकंटिन्यूटी आ गई, ये लाइन जा रही थी, डिसकंटिन्यूअस हुई और यहाँ से शुरू हो गई, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है तो यहाँ माइनस क्यू होना चाहिए, और यहाँ ओरिजिनेट हो रही है तो यहाँ प्लस क्यू होना चाहिए, जबकि बोला क्या है? इन अ चार्ज फ्री रीजन। तो चार्ज फ्री रीजन में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहाँ एंड होगी वहाँ, जहाँ पर एंड होगी वहाँ पर नेगेटिव चार्ज का होना जरूरी है, तो डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है। क्लियर बच्चों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ये भी बड़ी मज़ेदार, ये कुछ किताबों में गलत लिख दी जाती है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को तुम्हें बता रहा हूँ। इफ़ अ चार्ज्ड पार्टिकल is released from rest over an electric field line, it may or may not follow that field line। जरूरी नहीं फील्ड लाइन को फॉलो करेगा, ठीक। मतलब अगर फील्ड लाइन स्ट्रेट हुई और आपने यहाँ पर प्लस क्यू छोड़ दिया तो फॉलो करेगा, इसी के ऊपर जाएगा, ठीक, इसको फॉलो करेगा। और अगर मान लीजिए फील्ड लाइन टेढ़ी हुई तो फॉलो नहीं कर पाएगा। बताओ क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जैसे उसको इधर वेलोसिटी मिली तो घूमने के लिए इस साइड फोर्स चाहिए, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है तो इसी साइड क्यू ही लगेगा। तो इस साइड कोई फोर्स ही नहीं है, फोर्स ही नहीं तो घूमेगा कैसे? सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए वो है ही नहीं, ठीक बच्चों। चलिए, संकेत गुप्ता सर, इरोडो के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बुक रीड कर सकते हैं? बेटा तभी रीड करना जब तुम्हें नॉर्मल अच्छे से समझ में आ गई हों चीज़ें, तो आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक थ्योरम बताने जा रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। सर आपके कैलोरीमेट्री या इलास्टिसिटी के वीडियो कहाँ मिलेंगे? बच्चा मुझे नहीं पता कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे पूछो, वो बता देंगे, मुझे नहीं पता। थ्योरम क्या है ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है, आप इसे एमबी थ्योरम के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो ये एमबी थ्योरम ये है कि मान लीजिए ये कोई एक फील्ड लाइन है, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस kept on a straight line, ठीक। लाइन ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस केप्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये हैं वो चार्जेस, मान लीजिए ये इस लाइन पर रखे हैं, यहाँ Q1 रखा है, यहाँ Q2 रखा है, यहाँ Q3 रखा है, यहाँ Q4 रखा है, और इस तरीके से ब्ला 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 Qn रखा है, n चार्जेस हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। ना कंसीडर एनी पॉइंट ऑन दिस फील्ड लाइन P and join the P from all the charges। एमबी थ्योरम है भाई, ये ध्यान रखिएगा। और किसी भी एक डायरेक्शन को, मान लीजिए मैंने इस डायरेक्शन से एंगल मेज़र करूँगा, ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, ये θ4 है, ये θn है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सिग्मा QI cos θi बराबर कांस्टेंट फॉर एनी लोकेशन
ऑफ P ऑन द गिवन लाइन, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब P यहाँ हो तो भी इनका समेशन वही आएगा, P यहाँ हो, इस जगह P किसी ने बना दिया मान लीजिए, तो भी समेशन यही आएगा। इस जगह किसी ने P बना दिया तो भी समेशन यही आएगा। मतलब P इस लाइन पर आप कहीं भी लीजिए, सिग्मा क्यू आई कॉस थीटा आई हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक, पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इस पर बेस्ड, इस थ्योरम से बेस्ड हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मान लीजिए, फिर आपको प्रूफ दूंगा, चिंता मत करिए, नेक्स्ट क्लास में इसका डेरिवेशन भी दूंगा आपको। ठीक है, निश्चिंत दूंगा मन पटेल, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पहले थ्योरम सीख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये है प्लस क्यू, ये है -5q/4। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन से प्रूफ दूंगा बेटा, बताया ना नेक्स्ट क्लास में पक्का प्रूफ दूंगा। यहाँ से एक 60 डिग्री पर एक लाइन निकली, ठीक है, और यहाँ पर कैसे निकली, 60 डिग्री से, और यहाँ थीटा एंगल पर ख़त्म हुई। ये एंगल 60 डिग्री है। आपको बताना थीटा की वैल्यू क्या होगी। पहले आप कोशिश करके लाइए इसको प्रूफ करने की, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में सर बता देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। बताइए बताइए, इसको सॉल्व करिए, देखते हैं आपको थ्योरम कितनी समझ में आई है। प्रूफ नेक्स्ट क्लास में मिल ही जाएगा, आज तो थ्योरम को यूज़ करना सीखिए, इसी मेथड से बताइएगा। चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। दो पॉइंट लिए ए इज़ वेरी क्लोज टू प्लस क्यू, ठीक है, लाइन पे ही ले रहा हूँ, और दूसरा पॉइंट लिया बी वेरी क्लोज टू -5q/4। ठीक, चलिए अब देखा जाए, ए पॉइंट पर वो थ्योरम लगाता हूँ। ए पॉइंट पर क्यू से, ए पॉइंट को क्यू से अगर मिलाओगे तो यही टेंजेंट आ जाएगी 60 डिग्री वाली, तो आप क्या लिखोगे, q इंटू कॉस 60। अब ए पॉइंट पर यहाँ से अगर मैं लाइन मिलाऊंगा तो इस डायरेक्शन से ये एंगल cos 180 होगा, cos पाई होगा, और cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस -5q/4 cos पाई बराबर। अब बी पॉइंट पर जाइए, अगर मैं बी पॉइंट पर जाता हूं तो ये एंगल 0 आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे बी पॉइंट पर, q इंटू कॉस 0। फिर बी पॉइंट पर -5q/4 के लिए अगर मैं इसको मिलाता हूं तो ये इसी पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगा, तो टेंजेंट अगर होगा तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा -5q/4 कॉस पाई माइनस थीटा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, है ना, तो ये कितना आएगा, ये आएगा cos 60 तो आ गया हाफ, आ गया। अच्छा यहाँ पर ये कितना आया, प्लस 5/4 बराबर q। cos पाई माइनस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो माइनस cos थीटा, और वहाँ पर क्या आया बच्चों, -5q/4, तो प्लस आ जाएगा, प्लस q तो हट गया बच्चों, q तो कैंसिल कर दिया, 1 + 5/4। थीटा कहाँ रह गया है, यहाँ रह गया है cos थीटा, यहाँ cos थीटा की वैल्यू रह गई है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों वैल्यू क्या आएगी ये जरा समझते हैं। तो यहाँ से आएगा इसका समेशन,
इसका समेशन होगा 7/4, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, फिर इसके बाद 5/4 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 7/4 -1, 7/4 -1 कितनी आ गई, 3/4, 4 से 4 कैंसिल। थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अगर 3/5 है तो थीटा की वैल्यू 53 डिग्री आएगी कि नहीं आएगी। तो थीटा का आंसर आ रहा है 53 डिग्री। चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, आंसर आपके सामने है। ठीक बच्चों, एक और क्वेश्चन पूछे आपसे। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बता पाते हैं। ठीक, बताइएगा। इसमें मज़ा आ गया, अगले क्वेश्चन में और मज़ा आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना परपेंडिकुलर वाली बात, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताया, बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर चार्ज है +4Q, ठीक है, और यहाँ चार्ज है -Q। तो बच्चों ऐसा देखा गया, इस तरीके का देखा गया कि यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर इससे निकलने वाली फील्ड लाइन 90 डिग्री पर आती है। जो अभी मैं बता रहा था ना, क्या बता रहा था, कुछ याद आया, मैं आपको कुछ तो बता रहा था, एक पॉइंट बताया था। कौन सा पॉइंट बताया था, याद करिए, उस पॉइंट का नाम क्या बताया था। उस पॉइंट का नाम मैंने कुछ बताया था आपको। यशराज, मुझे नहीं पता मेरे TOPS के लेक्चर कहाँ मिलेंगे। तो ये 90 डिग्री है, आपको बताना ये थीटा कितना होगा, बताइए भाई, इस थीटा की वैल्यू बताइए। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अब आपको करना है, मैंने बता दिया एक क्वेश्चन, सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी पर 90 डिग्री पर आ रहा है, ठीक है, ये फील्ड लाइन। आपको बताना है कि यहाँ पर कितने एंगल से शुरू होगा, बताइए भाई। बताइए बताइए बताइए। थर्मल फिजिक्स कैसे पढ़ें, थर्मल फिजिक्स में पुनीत अग्रवाल सर के नोट्स होंगे ओलंपियाड कॉर्नर पर, वो तो ओलंपियाड कॉर्नर पर उनके नोट्स पढ़ लो। हालांकि मैंने बोल रखा है कि बहुत जल्दी वो कोटा पल्स पे भी आ जाएंगे सारे, है ना, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। चलिए बताइए थीटा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ भाई, थीटा की वैल्यू बताइए। 60 डिग्री आ रहा है, मन पटेल बता रहे हैं भाई 60 डिग्री, बाकी लोग बताइए। चलिए मैं निकालता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन 2 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए क्लोज टू 4Q। सर प्लीज़ आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा दो, पढ़ाओ नीडेड इन दिस चैप्टर। नहीं बेटा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है पोलर कोऑर्डिनेट की, इस चैप्टर में कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लोग यूज़ करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट का, लेकिन तुझे ज़रूरत नहीं। मैं बताऊंगा एक ऐसा तरीका, इसमें पोलर कोऑर्डिनेट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट बच्चों मैं ले रहा हूँ बी, क्लोज टू सिंगुलैरिटी, ठीक है। तो ए पर मैं लिखूँगा एक तो 4Q कॉस थीटा, और फिर लिखूँगा -Q कॉस 180 कॉस पाई। फिर बी की बात करते हैं, बी पर क्या लिखें बच्चों, बी पर लिखेंगे 4Q कॉस 0, ठीक है, -Q कॉस 0, सीधा सीधा, क्योंकि दोनों लोगों को मिलाओ, इसको मिलाओ इसको मिलाओ, दोनों लोगों का वही हाल है यहाँ पर, है ना बच्चों। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक, चलिए बढ़िया बात है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 3Q, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, ये आ जाएगी कितनी, ये 4Q -Q, ये बचा कितना 3Q।
चेक कर लीजिए। तन्मय शर्मा, हेलो सर, मैं अभी तक सारा फिजिक्स आपसे पढ़ा, रिकॉर्डिंग देख कर के 11th का, और अभी मॉक टेस्ट में 90+ ले रहा हूँ। अच्छी बात है। अच्छा, अनअकैडमी में मैंने ना मॉक टेस्ट बनवाए हैं NSCP के लिए, 5 मॉक टेस्ट बनवाए हैं, तो उसका मैंने शायद SKU बनवा दिया है। कुछ प्राइस राइज है 5 मॉक टेस्ट सीरीज़ का, तो अगर किसी को देना हो तुम्हारे दोस्त उसको तो बता देना। हाँ मन पटेल बाबू, ये नहीं पढ़ी होती तो कैसे सॉल्व करते, ये हुई ना बात। लेकिन अभी भी गलत सॉल्व किए हैं लग रहा आप लोग। 60 डिग्री आंसर कैसे आ रहा है, मेरा तो नहीं आ रहा भाई। देखिए कुछ गड़बड़ हुई है, मेरे से गड़बड़ हुई है क्या? सर मन पटेल का कमेंट, सर ये थ्योरम बहुत बढ़िया है, अगर ये ना पता होता तो इसे किससे सॉल्व करते, पता नहीं भगवान जाने कैसे करते। अरे यार ये बताओ यार, 4 क्यू, अच्छा हाँ नहीं तुम लोग सही हो, 4 cos थीटा बराबर ये आ जाएगा +1, ठीक है। उधर गया तो बचा 2, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई हाफ, थीटा बराबर 60 डिग्री। वाह 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 वाह, छा गए गुरु, छा गए, सबके सब छा गए। तो मज़ा आया भाई थ्योरम में? हाँ मज़ा तो आएगा बाबू। सिंगुलैरिटी आज आपने पढ़ी एक नई चीज़, ठीक। और आपने क्या पढ़ा कि ये सारे तमाम फंडेबाजी है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ना इसका प्रूफ दूंगा इस थ्योरम का, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सोच के आइए और मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में फ़ोटो डाल के या कैसे भी करके बताइए। एक और बात है, वो ये कि नेक्स्ट क्लास में मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पढ़ के आने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ करके नेक्स्ट क्लास में आ जाइएगा, ठीक। चलिए टाटा, बाय बाय।